का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो, शुरुआत करो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आज के इस वार्षिक कार्यक्रम के उत्सव पर मैं मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के कर्मठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय यूपी सिंह जी, नगर के सम्माननीय विधायक आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक राघवेंद्र जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक राकेश सिंह बघेल जी, महिला आयोग से हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अंजू चौधरी जी, सदस्य महाराजा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के चौधरी प्रमोद कुमार जी, सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय मिश्रा जी, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी आदरणीय शिक्षकगण, नॉन फैकल्टी के सभी सदस्य, सभी मेरे विद्यार्थी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं कॉल करूं क्या? मैं सबसे पहले तो अभी चीफ गेस्ट बोल रहे हैं सर। गोरखपुर की इस तपोभूमि को, जहां पर न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि समाज के चिंतन के लिए भी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी जो काम हुए हैं, ऐसी तपोभूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि गोरखपुर भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज और साधकों के उद्धार हेतु साधना की पवित्रता, संयम पूर्ण जीवन सूत्र, चारित्रिक श्रेष्ठता और आडंबर रहित जीवन के उद्घोषक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्व छोर पर हमारी राप्ती और रोहिन नदियों के संगम क्षेत्र के गोरखपुर महानगर ये जो स्थित है, मैं इसको नमन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और गोरखपुर अंचल हमारे अनेक संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपोस्थली एवं कर्म भूमि भी है। गोरखपुर का देश विदेश में विशेष स्थान भी है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत खास भूमिका यहाँ के लोगों ने निभाई थी। गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना से आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। संत कबीरदास से लेकर आधुनिक समय में मुंशी प्रेमचंद जी और राम प्रसाद बिस्मल जी तक गोरखपुर ने देश को एक से एक महान विभूतियों को देने का काम किया है। जो गोरखपुर हमेशा देश का गौरव रहा और जिनके नाम पर ये शहर जाना जाता है, वह यहाँ की पूज्य गोरक्षपीठ, हर समाज हर वर्ग इस शहर की पवित्र पीठ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। गोरखपुर का जीवन इस पीठ के इर्द गिर्द घूमता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो हम गोरखपुर की बात करते हैं, तो गोरखनाथ मंदिर के बिना ये अधूरा है, क्योंकि गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में
नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। श्री गोरक्षपीठ भारत की सनातन संस्कृति के उन धर्म केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों और गुरुकुलों का आज भी प्रतिनिधित्व करता है जो भारत के सामाजिक और राष्ट्र जीवन की धुरी तथा मार्गदर्शक होते थे। भाई और बहनों, हम सबको ये पता है कि किस तरह से हमारी इस पीठ के माध्यम से वर्षों वर्षों तक हमारे यहाँ के संतों ने, महात्माओं ने समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम किया और ऐसे ही एक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ, उसकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान, क्योंकि दिग्विजय जी नाथ महाराज की ये सोच भी थी कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और संस्कृति राष्ट्र समाज के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक प्रवाह का सर्वाधिक सुलभ माध्यम शिक्षा है और शिक्षा ज्ञान विज्ञान का मात्र साधन नहीं, अपितु वह मानव को उसकी संस्कृति में संस्कारित करने का एक सशक्त माध्यम है। पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित शिक्षा समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति में कभी सहायक नहीं हो सकती। वास्तविक शिक्षा वह है जो अतीत से सीखकर वर्तमान के धरातल पर श्रेष्ठतम भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी तैयार करे। नई शिक्षा नीति, जिसका उल्लेख माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये नई शिक्षा नीति 2020 की जो हम बात करते हैं, उसको जहां देश ने, मोदी सरकार ने लाने का काम किया, तो देश में जिस राज्य ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसको लागू करने के लिए तैयारी की है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको लागू करने का काम हो रहा है, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद स्थापना तो 90 वर्ष पहले हुई, लेकिन 9 दशकों में न केवल गोरखपुर को, न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि नेपाल से लेकर यहाँ तक भी शिक्षा और दीक्षा देने का काम किसी ने किया है तो हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उन महान आत्माओं में से थे जिनके लिए धर्म का मतलब राष्ट्र की सेवा थी और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद उन्होंने गोरखपुर को एक नई दिशा दी थी। ये अद्भुत संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनके अथक प्रयासों से ही शुरू हुई। पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर गोरखपुर वालों के लिए अत्यंत संतोष की बात है कि जो सपने और जो विजन महंत दिग्विजय नाथ जी के द्वारा जिस सोच के कारण हमें आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई थी, उस सोच को पूरा करने का काम जहां एक और महंत अवैधनाथ जी ने किया, आज उसी सोच को आगे बढ़ाकर और बढ़ा करके देश और दुनिया में एक नई छाप छोड़ने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जहां एक और इस पीठ के माध्यम से, इस शिक्षा परिषद के माध्यम से हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनकी सरकार कर रही है। मेरे भाइयों, इनके आने से पहले उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में, जितने आजादी से बाद आज तक, मैं कहूं कि जो 2017 की मैं बात करता हूं, अगर उससे पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उतने ही इन 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। एम्स कहने की बात थी कि एम्स
दिल्ली वाले एम्स में यहाँ के हमारे नागरिक जाते थे, वहां पर अपना इलाज करवाते थे। लेकिन आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपना सांसद चुना, एक बार नहीं कई बार चुना, और इन्होंने जिस तरह से संसद में आपकी बात को जितनी गंभीरता के साथ रखा, उसके कारण ही मोदी जी ने 2016 में यहां पर शिलान्यास किया। 2016 में यहां पर शिलान्यास किया था एम्स। कांग्रेस के समय जो एम्स बनते थे वो 20-20 साल तक भी पूरे नहीं हो पाते थे। ये मोदी योगी की सरकारें थी जिन्होंने 5 वर्षों में आपका एम्स का सपना भी पूरा करने का काम किया है। आपको यहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ओपीडी यहां शुरू कर दी गई है। पूरा एम्स का अस्पताल बनाकर आपको समर्पित करने का काम, वो दिन भी अब 2 दिन के बाद आने वाला है मेरे भाइयों। ये कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब इसी धरती से, इसी पुण्य धरती से, पावन धरती से, जब आपने बार बार योगी आदित्यनाथ जी को संसद भी भेजा और इतना बड़ा नेता बनाया। मान योगी तो बहुत बड़े थे ही, लेकिन जनता जब बार बार चुनती है, प्यार देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब 300 से ज्यादा सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ जी को देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, तो केवल गोरखपुर आगे नहीं बढ़ा, पूरा उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं थी। हम देखते थे दिल्ली में बैठे ही, दिल्ली के साथ लगते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जहां कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए निवेश किए थे, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए आती थी, उनके कर्मचारी भी डर डर के मारे रात को निकलते थे। लूटपाट, हत्या एक आम बात बन गई थी। सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, ये एक आम बात हो गई थी। भाई और बहनों, उस डर के वातावरण को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और वो भय और डर को खत्म करके आज निवेश उत्तर प्रदेश में ज्यादा करने का काम किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पर था, लेकिन मात्र 5 वर्षों में देश के दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है तो योगी सरकार ने किया है। अर्थव्यवस्था में आप 9वें नंबर पर थे पूरे देश भर में, लेकिन मात्र 5 वर्षों में दूसरे नंबर की देश की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ। मैंने सब बातें युवाओं से इसलिए पहले की, आपकी शिक्षा पर आने से पहले, क्योंकि पढ़ लिख कर जब आप इस स्कूल से बाहर निकलोगे, इस कॉलेज से बाहर निकलोगे, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और जब हम सब ये करना है, कहीं भी जाएंगे, व्यापार करना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे, तो उसमें एक सुरक्षा की भावना होगी, तब जाकर उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। जैसे देश के बॉर्डर पर हमारे फौजी देश की रक्षा सुरक्षा के दिन रात एक करते हैं, जागते हैं, बलिदान देते हैं। और मैं तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि और वीरभूमि से आता हूं, जहां देवी देवताओं के दर्शन करने तो दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन वहीं पर हिमाचल प्रदेश के युवा देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर देश का पहला परमवीर चक्र विजेता भी कोई हुए तो मेरे ही हिमाचल प्रदेश से मेजर सोमनाथ शर्मा हो। अगर कारगिल का युद्ध हुआ तब भी उसमें सबसे ज्यादा शहादत छोटे से हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ी राज्य से हुई,
53 युवाओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 2 हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। और जब आपके यहीं के एनसीसी कैडेट्स परेड कर रहे थे तो मैं मन ही मन में देख रहा था कि अनुशासन क्या होता है, ये एनसीसी कैडेट से देखना चाहिए। क्या शानदार उन्होंने परेड वहां पर की। इसलिए एनसीसी कैडेट्स के जोरदार तालियों के साथ उनका, ये हमारे राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो हमारे कैडेट्स हैं, जब उसके बाद मैं यहां पर मंच पर आया तो जहां एक और सरस्वती वंदना करने के लिए यहाँ की छात्राओं ने, बहुत समय माननीय योगी जी से कह रहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, सरस्वती वंदना भी होती है, लेकिन वाणी में जो मधुरता थी, जो मिठास थी, वो कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल गा रहा हो। उस तरह से यहाँ की बालिकाओं ने, यहाँ की छात्राओं ने वहां से प्रस्तुति उस तरह से की। योगी जी कह रहे थे कि कल मौसम बहुत खराब था, आज मौसम साफ हो गया है। जिस तपोभूमि में हम लोग खड़े हैं, जहां आप जैसे योगियों ने, महात्माओं ने तप किया, चाहे समाज के लिए किया हो, धर्म के लिए हो, स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया हो, उस तपोभूमि में कुछ भी शुभ कार्य करना हो तो ईश्वर की कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाती है। और जिन युवाओं के सामने मैं खड़ा हूं, इनको तो अभी और तपना है। और इसलिए आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्तों पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से भी आगे जाना। आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा कि बहुत सारे युद्ध होते थे। कोई सम्राट होता था तो एक के बाद दूसरे राज्य पर वो अतिक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेते थे, विजय प्राप्त करते थे। इसी तरह से एक बहुत बड़ा सम्राट जिसने एक के बाद दूसरे राज्य पर विजय करता जा रहा था, तो ऐसे एक राज्य के ऊपर विजय करने के बाद जब वो अपने टेंट में वापस आए तो उसने एक ज्योतिष वहीं पर था, उसको वापस बुलाया और आदेश देकर कहा कि मेरा हाथ देखो और मेरे हाथ की रेखाओं को देखकर बताओ कि मेरा भविष्य क्या कहता है। तो जैसे ज्योतिष ने उसके हाथ की ओर देखा तो वो एकदम से सुन्न हो गया और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा, मैं आदेश देता हूं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। तो उसने कहा, क्षमा करें महाराज, आपके हाथ पर तो कोई लकीर ही नहीं। और उस सम्राट ने एकदम से अपनी कटार निकाली और एक लंबी सी लकीर अपने हाथ पर खींच दी और फिर उस ज्योतिष के सामने हाथ रखकर कहा कि अब बता मेरी लकीर, हाथ की ये लकीर क्या कहती है। तो खड़ा हुआ, झुककर प्रणाम किया कि मैं उस व्यक्ति के बारे में क्या कहूं जो अपने हाथ की लकीर खुद खींच सकता है, उसकी तकदीर के बारे में मैं क्या कहूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपनी लकीर भी और तकदीर भी स्वयं लिखनी, और तकदीर ना केवल अपनी बल्कि देश की भी। समाज के लिए समर्पित आपको रहना है, देश के लिए समर्पित आपको रहना है। जीवन योगी जी भी अपना जी सकते थे, लेकिन समाज के प्रति समर्पित करके जहां एक और समाज को, धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आप जैसे युवाओं से कहना चाहता हूं
आज हम सबके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। टेक्नोलॉजी के आने के बाद एक के बाद दूसरी नई चुनौती आती है। आपने सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में सुना होगा, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, महिंद्रा हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में आईटी के क्षेत्र में एक बड़ी नाम खड़ा किया। अब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस पर काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। जैसे आपके फोन पर भी कोई भी एप्लीकेशन आपकी होती है तो पीछे एल्गोरिथम बनाने के लिए चाहिए, डेटा सेंटर्स पर काम करने के लिए कोई ना कोई इंजीनियर आपको चाहिए। लेकिन अब उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। अब तो मैन पावर को भी आप लोग बहुत कम करने का एक नए नए तरीके निकलने शुरू हो गए, जिसके कारण रोजगार के अवसरों पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होना शुरू हो जाता है। हर कोई कंपनी अपनी मैन पावर को कम करके सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स और इसकी ओर जाने की शुरुआत की है। तो शिक्षा के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। स्किल्स पर ध्यान देते देते समाज में बहुत तेजी के साथ ये सब कुछ बदलता जा रहा है। दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनियों के सीईओज भी रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते हैं। बार बार कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ती है। विराट कोहली से तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी ये नहीं कि एक बार कुछ सीख लिया उसके बाद सारा जीवन वैसे ही चलेगा। उनको भी वापस कुछ ना कुछ सीखने के वापस नेट्स में वापस कोचिज के पास आना पड़ता है, नए नए लोगों के साथ बैठना पड़ता है। और ये हमारे जीवन में एक नई चुनौतियां खड़ी करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी जीवन में कोई नई चुनौती खड़ी होती है वो आपके लिए नए अवसर लाने का काम भी करती है। इस आपदा के समय we have seen lot of disruptions through the world। इस डिसरप्शंस के कारण ऐसा लगता था न जाने दुनिया किस ओर जाएगी। अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं, जब पहला लॉकडाउन लगा मार्च 2024 के आसपास लगा, आप में से अधिकतर लोगों को लगता होगा न जाने इसके बाद होगा क्या, कितने लोग बचेंगे, कितने लोग जिएंगे। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में किसी को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। केवल ये कहा गया कि अपने आप को अपने घरों तक रोक कर रख लो। फिर उसके बाद शुरुआत हुई, मास्क पहन के रखना है, 2 गज की दूरी बनानी है, हाथों को निरंतर साफ करना है। ये कोविड प्रोटोकॉल है जिसको हम आज तक निभाते सब लोग आ रहे हैं। फिर ये हुआ कि बचने का तरीका क्या हो। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को बुलाया भारत के और कहा कि हमें वैक्सीन हिंदुस्तान में बनानी है, नहीं तो पूर्व की सरकारों के समय देश में वैक्सीन 40-40 साल के बाद बनती थी, नहीं तो विदेशों से इंपोर्ट होकर आती थी। दुनिया के मात्र 4-5 देश कोविड की वैक्सीन बना पाए। उन 5-6 देशों में किसी एक देश का नाम है तो हमारे भारत का नाम है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की то जनसंख्या इतनी है कि अमेरिका की बराबरी कर ली जाए, यूरोप की बराबरी कर ली जाए तो इतने देशों को मिलाकर आपको उस प्रदेश में भी कोविड के केसेस कम हो और कहीं पर केस हो जाए तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और आपको टीकाकरण के साथ जोड़कर आपको मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी किया जाए। ये देश में किसी राज्य ने सफलता के साथ करने का काम किया तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, और जिनके नेतृत्व में करने का नाम किया उनका नाम माननीय योगी आदित्यनाथ जी। 25 करोड़ की जनसंख्या को महामारी के समय बचाने का काम कोई छोटा काम नहीं। देश के, दुनिया के बहुत सारे देशों के कुछ सांसदों ने ऐसा कहा कि हमें योगी मॉडल पर जाना चाहिए और मोदी मॉडल पर जाना चाहिए। ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय। और आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप जिस शिक्षण संस्थान में आते हैं
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम जहां पर किया गया, उसी शिक्षा परिषद के सचिव भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज उत्तर प्रदेश को ऐसा नेतृत्व दे रहे हैं जो हम सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश और विदेश में भारत का नाम पिछले 7 वर्षों में एक स्टार्टअप नेशन के रूप में भी आकर खड़ा हुआ है। मैं युवाओं के बीच में बात इसलिए कर रहा हूं कि रोजगार के साथ साथ जब हम स्वरोजगार और आविष्कार और कारोबार की बात करते हैं तो उसमें स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले गिने चुने स्टार्टअप्स थे। मोदी जी की सरकार आई तो युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने की बात कही गई, इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस दी गई, इंस्पेक्टर राज से आपको मुक्ति देने का काम किया गया। और आप देखिए दुनिया भर में पिछले 5-6 वर्षों में भारत ने ऐसा किया है कि आप बाइजू, पेटीएम, ओला से लेकर ऐसी बहुत सारी कंपनीज को देखेंगे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बन गई, यानी कि मात्र 4-5 लोगों से बनी हुई कंपनी हजारों करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 5-5 सालों में बन गई। ये भारत के युवाओं की ताकत है कि वो छोटी छोटी कंपनियों को भी हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां मात्र 5-7 सालों में बनाकर दुनिया में अपनी छाप रखी। आज दुनिया भर की कंपनीज अमेरिका से लेकर जापान से लेकर चाइना से लेकर बाकी सब उनमें निवेश कर रहे हैं। और इस आपदा के समय हमारी इन स्टार्टअप्स ने जो कई दशकों से कंपनियां चल रही थी उनको खरीदने का काम भी किया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे युवाओं में कितनी ताकत है। इसलिए मैं यहाँ के बैठे हुए अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई में तो यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गोरखपीठ के माध्यम से अध्यात्म को आगे बढ़ाने को, योग को आगे बढ़ाने को, धर्म को आगे बढ़ाने का काम तो किया गया। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी जो अहम भूमिका आप निभा रहे हो, समाज और देश सदा सदा आपका ऋणी रहेगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ऋणी रहेगा, उस महानुभाव का ऋणी रहेगा, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का ऋणी रहेगा जिन्होंने आज से 90 साल पहले उसकी नींव रखी थी और उसको आगे बढ़ाने का काम आपने पिछले 9 दशकों में किया है। आपके ऊपर ये दायित्व है, आपका एक कर्तव्य है कि आप यहाँ से सीख कर जब जाए एक शिक्षण संस्थान से भी जुड़े रहें और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम आप सब युवाओं को करना होगा। हम केवल अपने आप तक सीमित नहीं रह सकते, हमें अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेकर जाना होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में हम चौरी चौरा की घटना को तो याद करें, लेकिन साथ ही साथ नमन भी करें, उन युवाओं को याद भी करें। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से लेकर चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं के जीवन से सीखे कि उन्होंने तो देश के लिए बलिदान दिया था। हमें योगदान देने का काम करना है, योगदान देने का काम करना है। और योगदान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप अपने लिए कोई भी करियर चुने, उसके लिए आप उसके स्वतंत्र हैं, लेकिन आप समाज में किस क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आपको संकल्प लेकर जाना होगा। अगर आपको लगता है युवाओं को नशे से दूर रखना है तो उस मुहिम से आप जुड़िए। आपको लगता है हमें अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना है तो स्वच्छता अभियान से जुड़िए। आपको लगता है शिक्षा के माध्यम से आप कोई बदलाव ला सकते हैं तो गरीब और उन बच्चों तक शिक्षा का प्रसार कीजिए ताकि आप बाकियों को भी शिक्षित कर सकें। आपको लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर भी करने का काम कीजिए। कोई भी विषय आपके मन के करीब है, आप समाज में उस बदलाव को देखना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करनी होती है
और मैंने भी कुछ काम एक ऐसा अपनी ओर से शुरुआत की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर 2018 में 14 मैंने 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट, सांसद स्वास्थ्य सेवा, उसके साथ शुरुआत की। जैसे ये सामने आपकी एम्बुलेंस दिख रही है, ऐसी वो गाड़ियां हैं। मैंने उनको रोज नई पंचायत में भेजता था, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन के साथ। मुफ्त में उनकी जांच की जाती है, 40 तरह के टेस्ट हो सकते हैं, मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं। और आप विश्वास मानिए, मात्र 3 साल से कम समय में हमने 7 लाख से ज्यादा लोगों की मुफ्त में जांच, इलाज और उपचार करने का काम किया। 7 लाख से ज्यादा लोगों, 3 गाड़ियों से 17 गाड़ियां हो गई। लोग अपने आप जुड़ते चले गए। मैं किसी के पास मांगने नहीं जाता था। कोई कहता था मुझसे गाड़ी ले लो, कोई कहता था मुझसे डॉक्टर का खर्चा ले लो, कोई कहता था दवाई मैं दूंगा, कोई कहता था पेट्रोल का खर्चा मैं लूंगा। आप अच्छा काम करने जाइए, कुनबा अपने आप बनता चला जाता है। और एक बात सदा याद रखिए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये जो नेटवर्क आप अपना बनाते हैं ना, वही आपकी नेटवर्थ, वही आपकी जमा पूंजी हो जाती है। आप यहां बैठे, आप अपने स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के आए किस विद्यार्थी से आज जान पहचान करेंगे, वो कैसे पढ़ता है, कैसी मेहनत करता है, कैसे उसको आप संबंध में रह सकते हैं। आज जितनी आप ये सूची बनानी शुरू करोगे, जितने लोगों से जुड़ोगे, आपको जीवन में बहुत काम आएगा। मैं देश और दुनिया में जहां पर भी जाता था, जितने लोगों से मिलता था, 45-50 के लगभग देशों में गया। आज कोई उस देश का मंत्री बन गया है, कोई किसी और भूमिका में है, अलग अलग भूमिकाओं में है। कोई सांसद है, कुछ ऐसे भी थे जो शायद उस देश के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आज एक मंत्री हूं, मंत्री नहीं भी होता, सांसद भी होता, सांसद नहीं भी होता, एक इंडिविजुअल के रूप में भी जितना मेरा संपर्क सूत्र बना है, वो मैं अपने लिए नहीं, लेकिन समाज और देश के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, उससे आपको और आपके समाज को लाभ मिलता है। सामाजिक संस्थाएं कैसे बनती हैं? कोई जमीन दान करता है, कोई ईंट दान करता है, कोई सीमेंट दान करता है, कोई शिक्षा के रूप में आके अपना जीवन दे देता है। और योगी जी जैसे लोग अपना पूरा जीवन समर्पित करके ऐसे शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। क्या हम अपने आप को अपने तक सीमित रख सकते हैं? और जिस महापुरुष के नाम पर ये शिक्षा परिषद है, महाराणा प्रताप, उनका जीवन ही हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि जो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यूपी सिंह जी, आप तो वाइस चांसलर रहे, अब आप इस शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं जब अपने एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ता था, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो सच्चाई से बहुत परे। हमें उनके बारे में बताया गया जो शायद इस देश पर अतिक्रमण करते थे, उनको महान योद्धा के रूप में बताया गया। और उन किताबों में तो शहीद भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट बताया गया, एक आतंकी के रूप में बताया गया। क्या आप में से कोई शहीद भगत सिंह को आतंकी कह सकता है? क्या सरकारें 70 साल में रही होगी? क्या शिक्षा देने का काम उन्होंने किया होगा? कौन लोग उस शिक्षा पद्धति को तैयार करते होंगे जो शहीद भगत सिंह जैसे व्यक्ति को भी एक आतंकी के रूप में किताबों में दिखाने का काम करते थे? कुछ गिने चुने लोगों तक ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम को रोकने का काम किया गया।
अगर देश और प्रदेश में हमारी सरकारें वो बदलाव ना करें तो सत्ता में परिवर्तन का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि सही साहित्य पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, सही इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ऐसे लोग जो इसमें योगदान दे सकते हैं वो आगे आए, वो योगदान भी दे और नई शिक्षा नीति को हम तेजी के साथ लागू भी करें और हम आज के युवाओं को 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार करें। क्या आप सब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप योगदान देने के लिए तैयार हो? भारत को आगे बढ़ाओगे? महाराणा शिक्षा परिषद का नाम बढ़ाओगे? उत्तर प्रदेश का नाम चमकाओगे? तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर अपने भारत का और तिरंगे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाएंगे मेरे भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप विचलित हो जाओगे, थोड़ा भटकने का भी प्रयास होता है, युवावस्था में हो जाता है, लेकिन हमें भटकना नहीं, एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी प्राप्ति की ओर हमें चलना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, और उदाहरण है कि स्वामी जी जब एक बार एक मंदिर में चल रहे थे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए, वो भागने शुरू हुए, बंदर उनको और भगाना शुरू कर दिया। आगे एक महंत बैठे थे, कहते रुको बालक, और स्वामी विवेकानंद जी रुके तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो कहते बंदर पीछे भाग रहे। कहते जितना डरोगे उतने डराएंगे, पीछे मुड़ो उनकी और भाग। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी पीछे मुड़ के उनको सामने से फेस करना शुरू किया, उनकी ओर चलने शुरू, तो बंदर भागने शुरू हो गए। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, उनसे आपको भागना नहीं है, सीधा खड़ा होकर उन चुनौतियों का सामना करना है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।